आखिर वह कौन सा दौर था जब पहले पहल हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के मन में अपने देश के लिए एक संविधान के गठन का विचार आया था? वे कौन से लोग थे जिन्होंने सबसे पहले संविधान के लिए विचार रखा था? क्या अंग्रेज सचमुच में भारत को आज़ादी देना चाहते थे? क्या अंग्रेज भारतीयों के लिए संविधान के पक्ष में थे? अंग्रेजों द्वारा लगाए गए तमाम अड़ंगे जिससे न तो भारत को आज़ादी देनी पड़े और न ही भारत का संविधान बन सके, जैसे क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना, शिमला समझौता, कैबिनेट मिशन आदि आदि। लेकिन आखिरकार वह कौन सी परिस्थितियां देश में उभरी कि ब्रिटिश सरकार को संविधान के गठन और देश की आज़ादी के लिए मंजूरी देनी ही पड़ी? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे हम आज के अबाउट इंडिया में। नमस्कार, मेरा नाम है अनीश कुमार। स्टडी दर्शन इंडिया परिवार में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का अबाउट इंडिया। भारत की स्वतंत्रता से बहुत पहले ही 1928 में मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, तथा 8 अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया था। इस मसौदे को ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा की गई थी। इसी उद्घोषणा के आधार पर 26 जनवरी 1930 को देश भर के विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को शुरू हुई स्वतंत्रता दिवस मनाने की यह परंपरा 1947 में मिली आज़ादी तक 26 जनवरी की तिथि को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया एकमात्र कांग्रेसी सत्र था। 1931 के कराची के इसी अधिवेशन की प्रस्तावना में उल्लेखित किया गया कि स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा होगा। इस प्रस्तावना में उल्लेखित होने वाले सभी महत्वपूर्ण तथ्य कांग्रेस पार्टी ने अपनी सदस्यता के आवेदन पत्र पर मुद्रित किया था। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में पहली बार एम.एन. राय ने रखा। राय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। चलिए जानते हैं कि क्या होता है वामपंथ। वामपंथ राजनीति में उस पक्ष या विचारधारा को कहते हैं जो समाज को बदलकर उसमें अधिक आर्थिक और जाति समानता लाना चाहते हैं। इस विचारधारा में समाज के उन लोगों के लिए सहानुभूति जताई जाती है जो किसी भी कारण से अन्य लोगों की तुलना में पिछड़ गए हों या शक्तिहीन हों। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। 1935 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया। इसके तहत सीमित प्रातिनिधिक शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त किया गया। 2 साल बाद 1937 में सीमित मताधिकार के आधार पर हुए चुनाव में 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए, जो ब्रिटिश गवर्नर की देखरेख में काम करते थे। उस समय प्रांतों के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। 1939 में हरिजन नामक पत्र में गांधी जी ने एक लेख लिखा, द ओनली वे, जिसमें उन्होंने कहा संविधान सभा अकेले ही जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाले एक पूर्ण सत्य तथा स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है, जो महिलाओं तथा पुरुषों के लिए भेदभाव रहित वयस्क मताधिकार पर आधारित हो। लेकिन सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर अंग्रेज युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को स्वतंत्रता देने पर राजी हों तो कांग्रेस उनके युद्ध प्रयासों में सहायता दे सकती है। ब्रिटिश सरकार ने उनका प्रस्ताव खारिज कर दिया
इसके विरोध में कांग्रेसी मंत्रियों ने अक्टूबर 1939 में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और 1939 में ही एक संविधान सभा की मांग रख दी। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव रखा, जिसके तहत पाकिस्तान की मांग की। उधर द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की असाधारण सफलता तथा फ्रांस, हॉलैंड और बेल्जियम के पतन के पश्चात ब्रिटेन की स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई थी। उन परिस्थितियों में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए ब्रिटेन ने समझौतावादी दृष्टिकोण की नीति अपनाई। 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो ने भारतीयों के लिए एक घोषणा की, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि इसमें भारतीयों द्वारा स्वयं संविधान निर्माण करने के तर्क को मान्यता दी गई थी तथा कांग्रेस की संविधान सभा गठित करने की मांग को भी स्वीकार किया गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा व्यवस्था में लाया गया अगस्त प्रस्ताव कई महत्वपूर्ण प्रावधानों के बावजूद राष्ट्रवादियों की वास्तविक अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया और अस्वीकृत कर दिया गया। भारतीयों द्वारा अपनी स्वतंत्रता के लिए लगातार लड़ी जा रही लड़ाई तथा द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय जगत का ध्यान भारत की ओर आकृष्ट किया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व चीन ने भारत को स्वतंत्र करने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डाला। ब्रिटिश सरकार को यह विश्वास हो गया कि भारतीयों की मांग को और टाला नहीं जा सकता। अतः तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को मार्च 1942 में भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु भारत भेजा। चलिए देखते हैं क्या था क्रिप्स मिशन में। क्रिप्स ने यह प्रस्ताव किया कि युद्ध समाप्त होने के बाद नए संविधान की रचना के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। भारत को उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। प्रांतों को संविधान स्वीकार करने या अपने लिए अलग संविधान निर्माण की स्वतंत्रता होगी। संविधान सभा ब्रिटिश सरकार के मध्य अन्य संस्थाओं की सुरक्षा हेतु एक संधि की जाएगी। जब तक नवीन संविधान कार्यान्वित नहीं हो जाता, तब तक ब्रिटिश सरकार ही भारत की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगी। क्रिप्स के साथ वार्ता में कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि अगर धुरी शक्तियों से भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन कांग्रेस का समर्थन चाहती है, तो वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए। इस बात पर वार्ता टूट गई। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने भी अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए, जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। कांग्रेस द्वारा संपूर्ण भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की जा रही थी, लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव में औपनिवेशिक स्वराज की ही बात कही गई थी। वास्तव में औपनिवेशिक स्वराज के लिए भी कोई तिथि निश्चित नहीं की गई थी। इसी कारण महात्मा गांधी द्वारा इस प्रस्ताव को दिवालिया बैंक द्वारा भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा गया। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने अगस्त 1942 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। गांधी जी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। फिर भी देश के युवा कार्यकर्ता, कॉलेजों के छात्र और कांग्रेस पार्टी के जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेता सक्रिय रूप से आंदोलन को चलाते रहे। पश्चिम भारत में सतारा और पूर्वी भारत में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार यानी प्रति सरकार की स्थापना कर दी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन इतना तीव्र था कि अंग्रेजों को इस पर काबू पाने में सालों लग गए। जिस दौरान कांग्रेस के नेता जेल में थे, उसी समय जिन्ना तथा मुस्लिम लीग के उनके सभी साथी अपना प्रभाव क्षेत्र फैलाने में लगे थे। अक्टूबर 1943 को लिनलिथगो की जगह लॉर्ड वावेल को भारत का वायसराय बनाया गया। जून 1944 में जब विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था,
तो गांधी जी को रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच फासले को पाटने के लिए जिन्ना के साथ कई बार बात की। लॉर्ड वावेल ने भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकों का आयोजन किया। लॉर्ड वावेल ने स्थिति को सामान्य बनाने की दिशा में प्रयास करते हुए सर्वप्रथम भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों को रिहा कर दिया। इसके बाद 4 जून 1945 को वावेल ने वावेल योजना प्रस्तुत की। चलिए देखते हैं क्या था वावेल योजना में। वावेल योजना के अनुसार केंद्र में एक नई कार्यकारी परिषद का गठन होगा, जिसमें वायसराय तथा कमांडर इन चीफ के अलावा शेष सदस्य भारतीय होंगे। कार्यकारी परिषद एक अंतरिम व्यवस्था होगी, जिसे तब तक देश का शासन चलाना था जब तक कि एक नए स्थायी संविधान पर आम सहमति न हो जाती। परिषद में सवर्ण हिंदुओं, मुस्लिमों को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी नेताओं को रिहा किया जाएगा। वावेल के इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु भारत के ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला में 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। चलिए देखते हैं क्या हुआ शिमला सम्मेलन में। शिमला सम्मेलन में 21 भारतीय राजनीतिक नेताओं ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में जिन्ना ने प्रस्ताव रखा कि वायसराय की कार्यकारिणी के सभी मुस्लिम सदस्य लीग से ही लिए जाएं, क्योंकि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है। जिन्ना की इस अनुचित प्रस्ताव का कांग्रेस ने विरोध किया। वावेल के 14 सदस्यों वाली परिषद में 6 सदस्य मुसलमानों में से चुने गए थे। सम्मेलन में वावेल ने लीग को अधिक संतुष्ट करने की नीति का पालन कर मुसलमानों को एक ऐसी वीटो शक्ति सौंप दी जिसका वह किसी भी संवैधानिक प्रस्तावों के विरुद्ध प्रयोग कर सकती थी। वीटो का अधिकार जो मुस्लिम लीग को शिमला सम्मेलन में मिला था वह यह था कि यदि मुसलमानों को किसी प्रस्ताव पर आपत्ति है तो ऐसे प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने पर ही स्वीकार किए जाएं। फिर भी लीग ने इस योजना का विरोध किया, अतः वावेल ने इस योजना को निरस्त कर दिया। अबुल कलाम आजाद ने शिमला सम्मेलन की असफलता को भारत के राजनीतिक इतिहास में एक जल विभाजक की संज्ञा दी। दरअसल इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद ने ही किया था। 1946 की शुरुआत में प्रांतीय विधानमंडल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए गए। सामान्य श्रेणी में कांग्रेस को भारी सफलता मिली। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। उधर मार्च 1946 में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने मुस्लिम लीग की मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक उचित राजनीतिक रूपरेखा सुझाने के लिए 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली भेजा। इसी प्रतिनिधिमंडल को कैबिनेट मिशन कहा जाता है। इस मिशन में स्टेफर्ड क्रिप्स भी थे। इनके अलावा 2 अन्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एटी अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। इसने मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट कर दिया। चलिए देखते हैं क्या था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के अनुसार प्रत्येक प्रांत देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का अनुपात रखा गया। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत के 296 सीटों में से 292 सीटें 11 उन प्रांतों से चुनी जानी थी जहां पर ब्रिटिश शासन का गवर्नर के माध्यम से प्रत्यक्ष शासन होता था।
चलिए देखते हैं वो कौन से प्रत्यक्ष शासन वाले 11 ब्रिटिश प्रांत थे। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, सिंध, पंजाब, संयुक्त प्रांत, बिहार, बंगाल, असम, मध्य भारत, उड़ीसा, बॉम्बे, मद्रास। इनमें से संयुक्त प्रांत, बिहार, बंगाल, असम, बॉम्बे और मद्रास 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत द्विसदनीय व्यवस्था वाले राज्य थे। और 4 सीटों का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों प्रत्येक में से एक से किया जाना था। चलिए देखते हैं मुख्य आयुक्तों के प्रांत कौन कौन से थे। दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कुर्क और ब्रिटिश बलूचिस्तान। ब्रिटिश भारत की प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। कैबिनेट मिशन योजना के तहत एक अंतरिम सरकार की तत्काल स्थापना की जाएगी, जिसे भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होगा। इस अंतरिम सरकार में 14 सदस्य होंगे, जिनमें 6 कांग्रेस से, 5 मुस्लिम लीग से, 1 भारतीय ईसाई, 1 सिख और 1 पारसी होंगे। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों हेतु संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई 1946 में हुए। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। हालांकि देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाई, क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया था। अगस्त 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विशेषज्ञ सभा ने संविधान सभा के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें यह घोषणा की गई थी कि भारत एक गणतंत्र होगा, जहां सभी के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होगा। उधर जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की मांग के समर्थन में एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया। इसके लिए 16 अगस्त 1946 का दिन तय किया गया था। आखिरकार वह घड़ी आ ही गई जब नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा लगभग उसी योजना के अनुसार गठित की गई, जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल समिति कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था। इस संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष विधि से चुने गए। हालांकि यह संविधान सभा अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी तथा वी.टी. कृष्णामाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। दूसरे शब्दों में संविधान के 2 उपाध्यक्ष थे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। फरवरी 1947 में वावेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटेन को वायसराय नियुक्त किया गया। माउंटबेटेन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ वार्ताओं की एक अंतिम दौर का आह्वान किया। जब सुलह के लिए उनका यह प्रयास भी विफल हो गया तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, लेकिन उसका विभाजन भी होगा। जैसा कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया था
और भारत के विभाजन की बात कही थी। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की घोषणा पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद अन्य देशी रियासतों के ज्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी अपनी सीटें ग्रहण कर ली। भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। इस कारण 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की वास्तविक सदस्यों की संख्या 379 से घटकर 299 रह गई। ब्रिटिश प्रांतों की संख्या 296 से 229 और देशी रियासतों की संख्या 93 से 70 कर दी गई। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। इसके बाद स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने अपने संविधान सभा का पुनर्गठन किया। इस प्रकार 31 दिसंबर 1947 को प्रत्येक राज्यों से संविधान सभा के लिए गए सदस्यों की संख्या इस प्रकार थी: मद्रास 49, बॉम्बे 21, पश्चिम बंगाल से 19, संयुक्त प्रांत से 55, पूर्वी पंजाब से 12, बिहार से 36, मध्य प्रांत एवं बरार से 17, असम से 8, उड़ीसा से 9 और दिल्ली से 1। उधर पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब यानी पंजाब का पश्चिमी हिस्सा, पूर्वी बंगाल यानी बंगाल का पूर्वी हिस्सा जो कि वर्तमान में बांग्लादेश है, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत यानी अफगानिस्तान से लगा हुआ ब्रिटिश भारत का उत्तर पश्चिमी भाग, सिंध वर्तमान पाकिस्तानी राज्य, बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तानी राज्य और असम का सिलहट जिला को मिलाकर पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा गठित की गई। इस प्रकार 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां 2 नए स्वतंत्र डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार संविधान सभा ही स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी और 17 नवंबर 1947 को जीवी मावलंकर की अध्यक्षता में संसद की पहली बैठक हुई। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते और जब बैठक बतौर विधायिका होती तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। इस समय तक संविधान का निर्माण कार्य पूरा हो चुका था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को भारत के लिए अपना लिया। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 299 सदस्यों में से उपस्थित 284 सदस्यों ने संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए और 26 जनवरी 1950 को संविधान को भारत में पूरी तरह से लागू कर दिया गया। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को अपनाया और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। इस प्रकार इस उपमहाद्वीप में विभाजन से उपजी विभीषिका और हिंसा के बीच संविधान का निर्माण का काम हुआ। लेकिन संविधान निर्माताओं के धैर्य की प्रशंसा करनी पड़ेगी
कि उन्होंने न केवल अत्यधिक दबाव में एक संविधान बनाया, बल्कि विभाजन के कारण हुई अकल्पनीय हिंसा से सही सबक भी लिया। भारत के संविधान ने नागरिकता की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे, बल्कि धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन संविधान सभा के गठन का यह विवरण केवल सतही तौर पर ही हमें बताता है कि संविधान वास्तव में बना कैसे। यद्यपि हमारी संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे, फिर भी उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधिमूलक बनाने का गंभीर प्रयास किया गया। सभी धर्मों के सदस्यों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया। इसके अतिरिक्त संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के 28 सदस्य थे। जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है, विभाजन के बाद संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था और उसे 82% सीटें प्राप्त थीं। लेकिन कांग्रेस स्वयं विविधताओं से भरी हुई एक ऐसी पार्टी थी जिसमें लगभग सभी विचारधाराओं की नुमाइंदगी थी। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।